Okay then. So we are going to start over with the thing called the colloids. अब हम colloids की बात करेंगे. जब हम colloids की बात करते हैं, then in that case it's like हमारे पास है colloids. Colloids की बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं. अब कल का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया, मैं छोड़ा. हम colloids की बात करते हैं. हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमारे पास एक सब्सटेंसेस है. देखो, हमारे पास जब हम कोई मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के अंदर हमारे पास कई तरीके के मिक्सचर्स हो सकते हैं. हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को हमने डिस्पर्स कर रखा है. अब जो सब्सटेंस जिसके अंदर हमने उसे डिस्पर्स कर रखा उसके कुछ पार्टिकल का साइज है. जिस सब्सटेंस को हमने डिस्पर्स कर रखा उसके पार्टिकल का साइज है. अगर दोनों के पार्टिकल का साइज लेस दैन 10 एंगस्ट्रॉम है, देन इन दैट केस हम कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. ये कंपोनेंट्स एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो जाएंगे, और जब ये कंपोनेंट्स एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो जाएंगे, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ होमोजेनस सिस्टम. And when it is a homogeneous system, we call it a solution. It's a homogeneous mixture. It is what we call as a solution. ठीक है? That is what we know as a solution. अब, once we have talked about something called the solution, अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है. मतलब कि हमारे पास जो डिस्पर्शन मीडियम है उसका पार्टिकल का साइज तो छोटा है, लेकिन जो दूसरे सब्सटेंस हमने डाल रखा उसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है. Now if that is a very big particle size, then in that case it becomes like that particle will be visible. हमें साफ साफ दिखाई देगा कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं, whatever number of components is there, हमें वो कंपोनेंट्स नजर आ जाएंगे. अब वो पार्टिकल्स अगर हमें नजर आ रहे हैं, then in that case it is termed as a suspension. Clear? अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो हमारी आंखें किसी भी सब्सटेंस जिसका साइज 1000 एंगस्ट्रॉम या 1000 एंगस्ट्रॉम भी क्या rather 1 माइक्रोन से छोटा है, we are not able to see that particle clearly. तो अगर 1 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल तो हम नहीं देख पाएंगे, 1 माइक्रोन से बड़ा है तो वो पार्टिकल हमें दिखाई दे जाता है, and that is what becomes suspension. तो if the particle size is less than 10 angstrom, मैंने उल्टा बना लिया, ग्रेटर देन बना लिया. I should say the particle size is less than 10 angstrom. Less than 10 angstrom. It is what we call as a solution. Okay? If the particle size is greater than 1 micron, that is, there is about 6 meters, we call it a suspension. But if the particle size is between 10 angstrom and 1 micron, then in that case the particle is too small to be visible. But when the light passes through the system, then this particle is not able to allow the light pass freely. ये light को freely pass नहीं होने देता. अगर ये light को freely pass नहीं होने देता, then in that case ये इस लाइट को डिस्पर्स करता है, ये लाइट को फैला देता है. और जब ये लाइट को फैलाता है, लाइट को डिस्पर्स करता है, देन इन दैट केस इट गिव्स द सिस्टम अ व्हाट वी से ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस. पूरा का पूरा पाथ लाइट का ग्लो करने लगता है, लेकिन पार्टिकल्स नजर नहीं आते. इन दैट केस व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 1 माइक्रोन, वी कॉल इट अ colloid. So colloid is not a different substance. It is simply a different state of the substance, a different state of division of the substance. That is what we term as a colloid. Is it okay? So that is what we term as a colloid. ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाता है colloid. और यहाँ पर जब हम colloid सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट आ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द
Tyndall effect. The Tyndall effect. Okay. Let's understand what the Tyndall effect is. Tyndall effect. The capacity of a substance to make the path of light passing through it visible. The capacity of a substance to make the path of light passing through it visible is termed Tyndall effect. Is termed Tyndall effect. ठीक है? कोई confusion? So that is what we term as the Tyndall effect. Clear? It is shown by colloids. It is shown by colloids and suspensions. It is shown by colloids and suspensions. In case of colloids, only the path of light is visible. Only the path of light is visible, while in case of suspensions, even the particles are visible. Even the particles are visible. Okay? So that is what we have as the colloids, the crystalloids and the Tyndall effect. अब हमारे पास एक और टर्म आती है which is called the Brownian motion. Brownian motion होता क्या है? अगर हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है, हल्का सा पार्टिकल है जिसको हम सस्पेंड कर देते हैं किसी फ्लूइड में. फ्लूइड कोई सा भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. अगर हम उसे किसी फ्लूइड के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं, then in that case it is able to show some movements. ठीक है? Is it okay? It is capable of showing some movements. This random motion of a low mass particle, एक्चुअली लिखा होता है बुक्स में, लिखा होता है लाइट पार्टिकल, लेकिन किसी नमूने का कोई भरोसा नहीं. वो लाइट पार्टिकल से पूछ लेगा सर फोटोन क्या मूव करता है. लाइट पार्टिकल डजंट मीन द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, इट मीन्स अ लो मास पार्टिकल. तो अगर किसी लो मास पार्टिकल को किसी फ्लूइड में सस्पेंड कर दिया जाए, दैट फ्लूइड कुड बी अ लिक्विड, इट कुड बी अ गैस, then in that case it is able to show a zigzag motion. ठीक है? The zigzag motion that it's able to show is termed as the Brownian motion. Now this Brownian motion is extremely important as far as the stability of the system are concerned. मतलब ये है कि जब Brownian motion की बात करते हैं, जैसे पार्टिकल है जिसको सस्पेंड कर रखा है, पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है, तो जो पार्टिकल जो फ्लूइड के हैं, they strike it and make it move up, मतलब कि इसको गिरने से रोकते हैं. ठीक है? Is it okay? So this slowing down of the particles, descending down of the particles is responsible for keeping it stable.
तो कॉलॉइड्स की स्टेबिलिटी में ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? सस्पेंशन के अंदर भी ये प्ले करता है। सस्पेंशन का मास ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक सस्पेंड नहीं रह पाते, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल का मास ज्यादा होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, वो नीचे बैठता चला जाएगा। इज इट ओके? तो ब्राउनियन मोशन की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। The continuous zigzag motion, the continuous zigzag motion of a low mass particle, the continuous zigzag motion of a low mass particle suspended, the continuous zigzag motion of a low mass particle suspended in a fluid due to constant collision of the fluid particles with the suspended particle of fluid particle with the suspended particle is termed Brownian motion. Is termed Brownian motion. ठीक है? Full stop. It plays a major role. It plays a major role in the stability of the colloids and the suspensions. Is that clear? कोई confusion? So that is what we have as the Brownian motion. अभी हमने colloids की बात कर ली, colloids होते क्या है, हमने ये समझ लिया क्या होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है which is we call as colloids, एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं crystalloids. Now the colloids and crystalloids या colloidal particles and crystalloids, they differ from each other in the solubility in a given component, in a given fluid. ठीक है? Crystalloids are those substances which are soluble in a given substance. उनकी solubility ज्यादा होती है। और colloids, they are sparingly soluble या insoluble substances. एक बात का ध्यान रखना, crystalloids कभी भी colloid नहीं बनाते। The substances which are soluble in a given solvent, they do not form colloids. Is it okay? तो लिख लीजिए crystalloids and colloids. Crystalloids, the substance which are highly soluble, the substance which are highly soluble in a given solvent, are termed crystalloids, while the substance which are sparingly soluble Now, अब हम बात करते हैं इसको, हमने इनकी सबकी बात कर ली, हमने बात कर ली कॉलॉइड्स क्या होते हैं, हमने ये बात कर लिया कि
आखिरकार ब्राउनियन मोशन क्या होती है, कोलॉइड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. एंड नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है, अब कोलॉइड्स में हमने जैसे क्रिस्टलाइड्स और कोलॉइड्स की बात कर ली. अब कोलॉइड्स के अंदर हम दो चीजों की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट द dispersed phase and we talk about the dispersion medium. The dispersed phase and the dispersion medium. Okay, let's talk about that. Dispersed phase is the substance which is less in amount. On the other hand, dispersion medium is the substance which is more in amount. The dispersed phase less amount में है, dispersion medium more amount में है. So depending on the dispersed phase and dispersion medium, we classify the colloids in 7 categories. ठीक है, अब वो categories कौन कौन सी हैं? Let us say हमारे पास dispersed phase is, एक और बात इससे पहले कि हम आगे बढ़े, gas and gas they will never form a colloid or a suspension. क्योंकि कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में जाता ही तब है जब उसके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो जाता है. अगर 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है तो वो गैसियस फेज में जाएगा ही नहीं. तो गैस एंड गैस विल नेवर फॉर्म अ colloid. Gas and gas will always form a solution. Is it clear? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया. आई बिलीव आई शुड हैव रिटन द डिस्पर्शन मीडियम फर्स्ट एंड डिस्पर्स फेज लेटर. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहां पर हम लिखेंगे डिस्पर्शन मीडियम एंड वी आर गोइंग टू हैव द डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, नाउ लेट अस से द डिस्पर्शन medium is a gas. अब dispersed phase gas तो हो नहीं सकता, but dispersed phase could be a liquid. ठीक है, with dispersion medium as a gas, dispersed phase could be a solid. ठीक है, जब भी गैस में कोई डिस्पर्स होती है चीज, उसके लिए नाम आता है एरोसॉल. दिस इज कॉल्ड एरोसॉल. ठीक है, देन वी हैव सेकंड सब्सटेंस. द सेकंड सब्सटेंस, इट कुड बी डिस्पर्शन मीडियम, कुड बी अ लिक्विड. ठीक है, द डिस्पर्शन मीडियम इज अ लिक्विड. Dispersed phase could be a gas. If dispersion medium is a liquid and dispersed phase is a gas, then in that case it is called what we know as a foam. Okay? If it is a liquid with a liquid, it is called emulsion. It's called emulsion. And if it's a solid in a liquid, it is simply termed as a sol. Okay? Now, we have solid as the dispersion medium. अब अगर solid में gas डाल दी जाए तो it is called solid foam. और solid foam का एक typical example है pumice stone. pumice stone में air trapped है, पत्थर है, हवा घुसी हुई. और ये जो स्पॉन्जेस वगैरह की हम बात करते हैं, सारे के सारे सॉलिड फॉर्म्स हैं. वी कैन हैव लिक्विड इन अ सॉलिड. इफ यू हैव लिक्विड इन अ सॉलिड, देन इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज अ जेल. लिक्विड इन अ सॉलिड इज अ जेल. ठीक है, and then we can have a solid in a solid.
ठीक है, which is called solid sol. And now this is some crystal glasses, जो tinted glasses होते हैं ना, और वो जिसके chandelier वगैरह बन जाते हैं, जो वो translucent से glasses होते हैं, those are solid sols. ठीक है, so these are the 7 kind of sols on the basis of the dispersion medium and the dispersed phase. ठीक है, then we have the colloids on the basis of the particles of the substance making the colloid. Clear? इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस के बेसिस पे हम कॉलॉइड्स को 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, और 3 तरीके से क्या क्या नाम हमारे पास है? वी हैव द नेम एज द फर्स्ट वन मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, ठीक है, दूसरा मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, और तीसरा एसोसिएटेड colloids. The macromolecular, multimolecular and associated colloids. ठीक है? Okay. Now to talk about it. Macromolecular colloids. इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए. The substances in which each particle size is large enough to be in colloidal range ठीक है, large enough to be in colloidal range, form macromolecular colloids. Is it clear? ठीक है. So that's what we have as macromolecular colloids. ये macromolecular colloids कौन बनाता है? Macromolecular colloids are formed by proteins. Proteins के अगर हम colloids बनाएंगे तो macromolecular colloids बनाएंगे. अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स की, सेलुलोज के, स्टार्च के, that will be a macromolecular colloid. Nucleic acid, that will be macromolecular colloid. तो यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि एक एक मॉलिक्यूल ही colloidal range में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स. ठीक है, फाइन. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मल्टीमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स. These are formed by the substances in which each particle is very small, but the particles join together to form clusters which are large enough to be in colloidal range. ये है मल्टीमोलिक्यूलर कॉलॉइड्स. ठीक है, देख लीजिए. The substances in which each particle
the substances in which each particle is too small. The substances in which each particle is too small to be in colloidal range, but they join together to form clusters which are in colloidal range, form multi-molecular colloids. Is that clear? Fine. So that's what we have as macromolecular and multimolecular colloids. ठीक है? अब multimolecular colloids किसके हो सकते हैं? Metal colloids हो सकते हैं, different salts के colloids हो सकते हैं. They all are multimolecular colloids. ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है? तो मैक्रोमोलिकुलर एंड मल्टीमोलिकुलर colloids. अब हम बात करेंगे associated colloids की. Associated colloids are formed by the substances which have bipolar nature. Bipolar nature का मतलब ये है कि उनका एक टर्मिनल तो पोलर है और दूसरा टर्मिनल नॉन पोलर है. You may call it bipolar or heteropolar. ठीक है? तो हेट्रोपोलर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि एक साइड उनकी पोलर है और दूसरी साइड उनकी नॉन पोलर है. दोज सब्सटेंसेस फॉर्म एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. ठीक है? अब एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के बड़े सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमारे पास एक लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक है, और यहां पर इट इज C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे Na+ होगा. Now this is a long chain fatty acid. This is a sodium salt of long chain fatty acids. यहां पर ये जो carboxylate ion है, that is polar, and this chain is non-polar. ठीक है? तो this becomes a long chain fatty acid. अब ये इसको हम कॉमन लैंग्वेज में सोप बोलते हैं. तो दिस इज अ हेटेरोपोलर सब्सटेंस. यहाँ पे पोलर है, यहाँ पे नॉन पोलर, तो ये एसोसिएटेड कॉलॉइड बना सकता है. अब यहाँ पे इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ यहाँ पर SO3H भी हो सकता है, SO3 माइनस हो सकता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिटर्जेंट. ठीक है? यहां पर OH हो सकता है, यहां पर NH2 हो सकता है, यहां पे NH3+ हो सकता है. ठीक है? Now this is going to be anionic detergent, this is going to be neutral detergent, this is neutral detergent, and this is the cationic detergent. क्या धोना है भाई? देख मेरे भाई, घर पे बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है. ठीक है? कपड़े धोने वाला ये है, फेस धोने वाला ये है, और सब्जियों को धोने वाला ये है. तो हमारे पास अलग अलग तरह के डिटर्जेंट है, अलग अलग इस्तेमाल के लिए. ठीक है? माइल्ड फेस वॉश होती है. माइल्ड फेस वॉश के अंदर साबुन नहीं है, उसमें ये है. ठीक है? और जैसी चीज जिसको अच्छा बताने लगता है उसकी उतनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं. एनीवे, these are all cleansing agents और इन सबको बोला जाता है सर्फेक्टेंट्स. इनमें एक कॉमन चीज है, ये सारे के सारे सर्फेक्टेंट्स है. सर्फेक्टेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम यहां पे पानी लेते हैं, ये हमारे पास पानी है, और इस पानी के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को डाल देते हैं.
जब हम सब्सटेंस को पानी के अंदर डालते हैं, देन इन दैट केस ये सब्सटेंस क्या करता है, इसका जो हेड है वो पानी अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हेड है ये तो पानी में डुबकी लगा जाता है, और इसकी जो पूंछ है ये पूंछ पानी के सरफेस पर आ जाती है। जब ये पानी के सरफेस पर आती है, देन इन दैट केस ये वाटर मॉलिक्यूल्स के सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके बीच में आ जाती है, और सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कम कर देती है। ठीक है, जब ये सरफेस के अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देती है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से देयर इज अ सरफेस टेंशन। तो जब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाता है तो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, इज इट ओके? दिस डिक्रीज इन सरफेस टेंशन मेक्स इट अ सर्फेक्टेंट। तो क्लींजिंग एक्शन के लिए सरफेस टेंशन का रिड्यूस होना जरूरी है। ओके, तो ये ऐसे यहां पे सरफेस के ऊपर आता चला जाता है। बेटा पानी के सरफेस टेंशन की वजह से डर्ट वगैरह उस पानी के अंदर आ नहीं पाती, पानी उसके साथ स्टिक नहीं करता। ओके, तो यहां पर ये सर्फेक्टेंट्स पानी की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम करते हैं, अगर हम यहां पर एक कंसंट्रेशन इसका बढ़ाते चले जाए तो इस सरफेस के ऊपर रहते रहते धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देगा, और जब ये अंदर जाएगा देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू फॉर्म क्लस्टर्स। यहां पे क्लस्टर्स बना देगा। ठीक है, अब इस क्लस्टर्स में क्या होगा, ये जो हेड है दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग, तो ये हेड ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और ये जिसकी पूंछ है ये अंदर की तरफ आ जाएगी। वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आर गोइंग टू बी आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स आर गोइंग टू बी इनवर्ड्स। ठीक है, ओके, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर आपने ये यूज कर रखा है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस यू हैव। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम is called a missile. This is the colloid. Is it okay? ये है associated colloid. अब जब हम इस associated colloid की बात करते हैं तो यहां पर जब तक इसका concentration एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाएगा तब तक ये associated colloids नहीं बनेंगे। अगर आपने बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट पानी में डाल रखा है तो उसके अंदर वो पूरा सोल्यूशन बना देता है, फिर colloid नहीं बनाता। जब एक कंसंट्रेशन से थोड़ा ज्यादा जाता है तब ये colloid बनाता है। Now this minimum concentration that is necessary for the colloid to be formed or missile to be formed is called critical missilization concentration. ऐसा कुछ नहीं होता, एक लिमिट के बाद ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, डिटर्जेंट नीचे बैठ जाएगा। After all the colloids are formed by the substances which have sparingly solubility. तो एक लिमिट के बाद आप डिटर्जेंट को डिसॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इतना कंसंट्रेशन बनाने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। आपको पता ही है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ओके, तो यहां पर इसको इतना डिसॉल्व करने के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए। तो दैट मिनिमम टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस टू रीच क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द क्राफ्ट्स टेम्परेचर। ठीक है, below Kraft's temperature, the concentration is not going to reach the critical missilization concentration and the missile will not be formed. Is this clear? So that is what we call as Kraft's temperature. This is what we call as critical missilization concentration. कोई confusion? कोई problem? ठीक है? Okay. So that is what we have as the associated colloids. किसकी? It is formed by the heteropolar substances. Associated colloids are formed by heteropolar substances.
कोई दिक्कत? ठीक है. And this is missiles. कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? ओके. So that's what we have as the heteropolar substances. ये हमने तीन तरह के colloids की बात की on the basis of the particles which are making the colloids. Now we are going to talk about the classification of colloids on the basis of the interaction between the dispersion medium and dispersed phase. And in that, we have something called lyophilic and lyophobic colloids. Okay? Let's talk about something called the lyophilic colloids. क्या मैं समझा? बेटा मुझे कैसे पता चलेगा टाइम से? अभी 8:34 हुआ. Okay. So we have something called the lyophilic colloids. ठीक है. देखिए. The colloidal systems in which the colloidal systems in which the dispersed particles are able to form intermolecular bonds like dipole-dipole interaction, hydrogen bonds, or weak van der Waals forces with the dispersion medium so that there is a layer of dispersion medium on the colloidal particles. Dispersion medium on the colloidal particles are termed lyophilic colloids. ठीक है? Okay, full stop. These are formed when the dispersion medium and dispersed phase have similar nature. मतलब कि अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं तो ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेंगे. ठीक है.
So that is what we call as the dispersion medium and dispersed phase lyophilic colloids. ठीक है. अब इसी तरीके से अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स की बात करें तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर दोज द पार्टिकल्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम. द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, एंड दैट इज व्हाई they are not able to interact क्योंकि उनके अंदर फोर्सेस ही डिफरेंट है. So they would form lyophobic colloids. ठीक है, ये भी लिख लीजिए. If the dispersed phase and dispersion medium particles If the dispersed phase and dispersion medium particles have absolute different nature, the dispersed phase and dispersion medium particle have an absolute different nature, then they form लायोफोबिक कॉलॉइड्स. ठीक है. अब लायोफोबिक कॉलॉइड्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे मेटल कॉलॉइड्स इन वाटर हो गया, ग्रेफाइट कॉलॉइड्स इन वाटर हो गया. लायोफिलिक कॉलॉइड्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? प्रोटीन इन वाटर, सेलुलोज इन वाटर. दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स. ठीक है. अच्छा, लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर इजी टू फॉर्म. Most often it is enough to take the substances, mix them properly with a little warming, हल्का सा गर्म करके उनको अच्छी तरह मिला दीजिए and the colloid is formed. जैसे स्टार्च कॉलॉइड बनाने के अंदर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती. हम स्टार्च लेते हैं, गर्म पानी उबलता पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा स्टार्च मिलाते हैं, अच्छी तरह शेक करते हैं, कॉलॉइड बन जाता है. ठीक है. इसी तरीके से अगर एल्ब्यूमिन का कॉलॉइड बनाना है, एग का कॉलॉइड बनाना है, तो एग का थोड़ा सा पीस ले लीजिए, व्हाइट ऑफ एन एग, पानी में डालिए, अच्छी तरह शेक कीजिए, एल्ब्यूमिन का कॉलॉइड बॉयल कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बन जाता है. ठीक है. मिल्क इटसेल्फ इज अ कॉलॉइड. ठीक है. जिसमें फैट्स आर एस्टर्स देयर सस्पेंडेड इन. So that is what we have as the colloid. Is it okay? So these are lyophilic colloids. So lyophilic colloids are easy to form. Most often it is enough to mix the particles together, the substances together in a proper proportion and shake them and boil them, heat them. ठीक है. On the other hand, when we talk about the lyophobic colloids, we need specific methods to make it. अब जैसे कि एक मेथड है which is used to prepare the metal colloids, and that method is called the Briggs arc method. Briggs arc method. Okay. Briggs arc method is used to prepare the colloids of the substances which are unreactive with water and conduct electricity. ठीक है. तो Briggs arc method उन्हीं substances के लिए यूज हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं and they are unreactive with water. ठीक है. That is what we call as Briggs arc method. ठीक है. Talking about the Briggs arc method, यहां पे क्या करते हैं? We have a container जिसके अंदर हमारे पास पानी है. ठीक है. अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सब्सटेंस जिसका हम कॉलॉइड बनाना चाहते हैं. ठीक है.
अब यहां पर क्या किया जाता है, इन सब्सटेंस के बीच में एक स्पार्क पास किया जाता है। जब इसके बीच में एक स्पार्क पास करते हैं तो स्पार्क की जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देता है कि मेटल प्रैक्टिकली इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आसपास पानी है और इस पानी के साथ क्या कर रखा है, यहां पर बाहर लगा रखी है आइस। यहां पे आइस है, तो दिस इज एन आइस बाथ। तो इस पानी का टेम्परेचर बहुत कम है, यहां से मेटल इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होते ही कंडेंस हो जाता है और जो कंडेंस होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देता है। दीज पार्टिकल्स आर नॉट टू लार्ज, दे आर नॉट टू स्मॉल, दे आर इन द कोलॉइडल रेंज। तो इस तरीके से यहां पर इस सब्सटेंस का कोलॉइड बन जाता है। अब यहां पे हम किसका कोलॉइड बना सकते हैं, यहां पे हम कोलॉइड बना सकते हैं ग्रेफाइट का, यहां पर हम कोलॉइड बना सकते हैं गोल्ड का, हम यहां पे कोलॉइड बना सकते हैं सिल्वर का। ठीक है, बट वेरी ऑब्वियसली हम सोडियम को कोलॉइड नहीं बना सकते क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। यहां पे हम कॉपर का कोलॉइड बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेटल के कोलॉइड बना सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव एज अ ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, तो as we said, as we understood that the creation of the lyophobic colloids requires special methods, जबकि लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना बहुत आसान है, उसको नॉर्मली बनाया जा सकता है। Is that clear? कोई कंफ्यूजन? So this is what we have as the British arc method. अब हम बात करते हैं एक और चीज की। ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, they are quite stable, मतलब कि they remain suspended for a very long time. ठीक है, और अगर ये गलती से, अगर ये थोड़ी देर के बाद सेटल हो भी जाए तो इनको वापस कोलॉइडल स्टेट में करना काफी आसान होता है। They can easily be converted back into the colloidal state. ठीक है, अब जैसे कि हम एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं, दूध की थैलियां आती है घर में। अब ये जरूरी है कि जब दूध की थैली आए इमीडिएटली उसको बॉईल कर दिया जाए। कभी कभी हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। जब उसे फ्रिज में रख देते हैं और जैसे आपने मान लीजिए आज दूध आया और आप शाम को या अगले दिन सुबह उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, देन इन दैट केस व्हेन यू टिल्ट इट आउट तो उसके अंदर कुछ पार्ट लगा रह जाता है, क्रीम लगी रह जाती है अंदर। ठीक है, व्हाट हैज हैपेंड, सम colloids have settled down. ठीक है, अब क्या करना होता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। What you do is उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के शेक कर दीजिए। हाँ, थैली को ऐसे, अच्छा तुमने थैली को हिला दिया तो भी काम हो जाता है। ठीक है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए वो दूध गर्म हो जाता है या फिर और उसके बाद थोड़ा सा गर्म दूध उसमें डाल के शेक करके डाल देते हैं। मतलब ये कि what you are doing is you are simply converting back into the colloidal state. It whatever has settled down, you are converting it back into the colloidal state by shaking it with more of the dispersion medium. ठीक है, and that's what we are trying to say. The lyophilic colloids, they settle down with a very difficulty. They don't easily settle down, and even if they settle down, they can easily be converted back into the colloidal state by shaking it with more of the dispersion medium. So they are termed as reversible colloids. ठीक है, but when we talk about the other colloids, when we talk about the lyophobic colloids, they settle down easily. They are unstable. ठीक है, and once they settle down, they cannot be reverted back to the colloidal state. So they are termed as irreversible colloids. ठीक है, they are termed as irreversible colloids. समझ आ गई बात? अभी जो लायोफिलिक colloids हैं, ये खुद तो स्टेबल होते ही हैं, ये लायोफोबिक colloids को भी स्टेबल कर देते हैं। मतलब they can act as protective colloids. The lyophilic colloids are able to stabilize the lyophobic colloids, acting as protective colloids. और इनकी प्रोटेक्शन पावर को डिटरमाइन करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन लिखिए, लिखो ना, क्या हो गया, आज हैवी हो गई क्या क्लास? तो लिखो गोल्ड नंबर।
the milligrams of the protective colloid, the milligrams of the protective colloid that must be the milligrams of the protective colloid that must be added the milligrams of the protective colloid that must be added to 10 milliliters of the standard gold sol, added to 10 milliliters of the standard gold sol, which just prevents its coagulation, when 1 milliliter of 10% sodium chloride, when 1 milliliter of 10% sodium chloride solution is added to it, is called the gold number. अब अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक बड़ी अजीब सी चीज पता चलेगी कि जिस कॉलॉइड का गोल्ड नंबर ज्यादा है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम है. सेपरेशन ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द कॉलॉइड, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन. ठीक है, आपको पता ही है ना, दूध के अंदर अगर एसिड डाल दिया जाए तो वो कोआगुलेट हो जाता है, फट जाता है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट कोआगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स. ठीक है, तो जिस का गोल्ड नंबर ज्यादा है उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम है. बेटा उसका रीजन ये होता है कि गर्मियों के अंदर जो बैक्टीरियल जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट है, और बैक्टीरिया क्या करता है, जो लैक्टोज मिल्क में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक कैरेक्टर दूध फट जाता है. ये सब दूध वाले क्या करते हैं, ये दूध में थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि दूध फटने वाला है, कच्चा दूध है फटने वाला है, तो उस दूध के अंदर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट पहले मिला दो, अब फिर उसको गर्म करो. अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा कि जितना भी एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो दूध नहीं फटेगा. क्यों? खाने का सोडा, लेकिन ये कोई बात नहीं है. पर ये कोई बात नहीं है, तुम खाने का सोडा डालते रहो उसमें. ठीक है, is it okay? So that is what we have as the gold number. ठीक है, तो they act as protective colloids. ठीक है, now हमने ये
गोल्ड नंबर की बात कर ली हमने, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स की बात कर ली, रिवर्सिबल जेल्स की बात कर ली, तो ये हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलॉइड्स की बात कर ली। अब एक छोटी सी बात मैं अभी मिस कर जाता, गड़बड़ हो जाती। एक बात बताओ, टिंडल इफेक्ट होता ही क्यों? लाइट सिस्टम में से जा रही है, सामने एक ऑब्स्टिकल आ गई, बिकॉज ऑफ दैट लाइट बेंड्स, ठीक, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, डिस्पोजिशन हो जाता है, एंड व्हेन इट बेंड्स तो ऐसा लगता है जैसे लाइट यहां से आ रही है, इस जगह से, तो दिस पॉइंट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट ऐसे आई, आपको तो यहां से आती दिख रही है ना, तो ये जो रीजन है जहां से लाइट ऐसे आ रही है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, तो हमें लाइट का पाथ दिखने लगता है। समझ आ रही है बात? अब एक बार देखो, जो लाइट की बेंडिंग होती है ये किस लिए होती है? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम चेंज हो रही है। तो अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली डिफरेंट होंगी तो टिंडल इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी तो टिंडल इफेक्ट कम होगा। एक बड़ी मजेदार सी बात है, फॉर द सेम कंसंट्रेशन लायोफिलिक colloids have a lower Tyndall effect than lyophobic colloids. तो लायोफोबिक colloids में Tyndall effect ज्यादा होता है। Is that clear? ठीक है ना, तो ये हमने इसकी टिंडल इफेक्ट की बात की। अब एक और बात है, जब हम यहाँ पे लायोफिलिक कॉलॉइड किसी सिस्टम में डालते हैं तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अब जब वो बॉन्ड बनाएगा तो डिस्पर्जन मीडियम के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, यानी कि बॉन्डिंग की सिस्टम को चेंज कर देगा। जब बॉन्डिंग की सिस्टम को चेंज करेगा तो जो चीजें इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करती हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, जैसे कि विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो इन केस ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स देयर इज अ चेंज इन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स की बात करें तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स के अंदर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोस पार्टिकल्स आर सिंपली गेटिंग इनटू द कैविटीज, दे आर नॉट चेंजिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, so the lyophilic colloids they change the surface tension and viscosity, while the lyophobic colloids there isn't any change. समझ आ गई बात? लायोफिलिक colloids में टिंडल इफेक्ट कम है, लायोफोबिक colloids में ज्यादा है। समझ आ रही है बात है? So that's what we have as lyophilic colloids and that's what we have as lyophobic colloids. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लो।
कोई कंफ्यूजन? ठीक है. So that's what we have as lyophilic and lyophobic colloids. अब एक और बहुत मजेदार सी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज. Let us say हम एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम a very dilute solution of silver nitrate ले लेते हैं. Or rather, I should say, not even silver nitrate. Let us say we have a solution of silver iodide. This is silver iodide नहीं होता, silver nitrate ही होता है. और हम इसके अंदर ड्रॉप वाइज पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, and that also very dilute. सिल्वर आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, तो जैसे ही आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इसमें डालोगे, इसका प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा? यहां पे हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये आयोडाइड आ गया. अब इस आयोडाइड के आसपास सिल्वर आयंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. अब इस सिल्वर आयन के आसपास आयोडाइड आयन डिपॉजिट होंगे. ठीक है. फिर उसके आसपास सिल्वर आयंस, फिर उसके आसपास आयोडाइड आयन, एंड सो ऑन, इट विल गेट लॉन्ग. ये बनता चला जाएगा. अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो साइज बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा. इट्स गोइंग टू फॉर्म क्लस्टर्स, एंड दीज क्लस्टर्स सिल्वर आयन, आयोडाइड आयन कोलॉइडल रेंज में नहीं है, बट ये सिल्वर आयोडाइड का माइक्रो क्रिस्टल बन गया है, ये कोलॉइडल रेंज. Now this is going to form a colloid. अब इसमें एक दिक्कत और भी है कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर हमारे पास पोटेशियम आयन भी है, पर वो पोटेशियम आयन यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का लैटिस बना है ना, उसमें पोटेशियम आयन आ ही नहीं सकता. ठीक है. तो इट इज गोइंग टू बी ओनली ऑफ सिल्वर आयन, आयोडाइड आयन, वही लैटिस बनेगा. पोटेशियम आयन सिस्टम में है टू कीप द सिस्टम न्यूट्रल, लेकिन ये सिल्वर आयोडाइड का बन गया. और यहाँ पे क्योंकि आयोडाइड एक्सेस में है, तो ओवरऑल यहाँ पे आयोडाइड आयन सिल्वर आयन से ज्यादा होंगे, and overall this particle is going to become negatively charged. System overall neutral है, लेकिन ये वाला particle negatively charged हो जाएगा. ठीक है. Now this is going to be called a negative colloid. The system in which colloidal particles have a negative charge is termed as a negative colloid. ठीक है. Okay. अब एक और बात है, अगर यहां पे हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह सिल्वर नाइट्रेट डाल दें कुछ ड्रॉप्स, तो ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. अब सिल्वर आयंस एक्सेस में होंगे, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ पॉजिटिव कॉलॉइड. ठीक है. तो ये एक नेगेटिव कॉलॉइड बना देगा, ये एक पॉजिटिव कॉलॉइड बना देगा. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? वो तो हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा. ठीक है. ओके. सो वी कैन गेट अ नेगेटिव कॉलॉइड, वी कैन गेट अ पॉजिटिव कॉलॉइड. अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जितने भी कॉलॉइड्स हैं, जितने भी, कोई भी न्यूट्रल कॉलॉइड नहीं है. या तो पॉजिटिव कॉलॉइड है या नेगेटिव कॉलॉइड है. और ये चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने हैं, दे आर गोइंग टू मूव रैंडमली, ये आपस में टकरा भी सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि जो चार्ज इनके ऊपर है, आइडेंटिकल चार्ज है, ये चार्ज इनको जुड़ने नहीं देगा, एंड सो द कॉलॉइडल पार्टिकल्स विल रिमेन इन द कॉलॉइडल रेंज. वो सस्पेंशन रेंज में नहीं जाएंगे, ये चार्ज इनको जुड़ने नहीं देगा. इज दिस ओके? समझ आ गई ये बात? ठीक है. और अगर ये चार्ज इनको जुड़ने नहीं दे रहा तो एक कॉलॉइडल सिस्टम में रहेगा. अब एक बड़ी मजेदार सी बात आती है, अगर हम चाहते हैं कि ये सस्पेंशन रेंज में चले जाए, तो हमें करना कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसको हटा देना है. ठीक है.
बहुत आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव कॉलॉइड बना है, एक कैटायन डाल दो हायर चार्ज वाला, वो कैटायन इसके ऊपर से एक्सेस नेगेटिव को हटा देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। द मोमेंट इट इज न्यूट्रल इट्स गोइंग टू कोऑगुलेट। अब समझ में आ रहा आयंस डालने पे कोऑगुलेशन क्यों हो जाता है? ठीक है, सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग आज तो नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मिल भी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाऊंगा। क्या हुआ? क्या करनी पड़ेगी? आईडी देनी पड़ेगी। हाँ, ईमेल आईडी दे दो। इंपॉर्टेंट थिंग इज ओप्पो, OnePlus एंड रियलमी एक ही कंपनी। ओप्पो से निकला OnePlus है, ओप्पो से ही निकला है रियलमी, एंड इनफैक्ट ओप्पो ओन्स OnePlus। ये रखा सामने बना हुआ है, निकाल चुका हूं। ये देखिए रहा सामने, ओप्पो का सब ब्रांड है रियलमी। ये देख, इसीलिए तो बोलते हैं रियलमी इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ OnePlus। भाई भाई है। क्या हुआ? नीचे फोटो आप ओपन हो गए? कल लूंगा, देख लूंगा कौन सा लूंगा, मुझे अभी नहीं पता। ये वाला फोन भी मैंने जिद में लिया था, वरना मैं इतने महंगे फोन लेता नहीं। चलो होता है ना। सो अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे चार्ज जरूर होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलॉइड हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव कॉलॉइड होते हैं ना। इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट को कॉलॉइडल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, तो इसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइड इज टर्म्ड एज पेप्टाइजेशन। और जो सब्सटेंस हम पेप्टाइजेशन के लिए डालते हैं उसे बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? So that's what we have as peptizing agent. Clear? Okay. So having talked about that, peptizing agent and peptization, अब बात करते हैं कोआगुलेशन की। जब कोआगुलेशन की बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास पॉजिटिव कॉलॉइड है तो उसको कोआगुलेट नेगेटिव आयन करेगा, और अगर नेगेटिव कॉलॉइड है तो उसको कोआगुलेट पॉजिटिव आयन करेगा। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आयंस की वो है उनकी चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी, जिस चार्ज आयन की जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती चली जाएगी उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, मोर इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, मोर इज इट्स कोऑगुलेटिंग पावर। ठीक है, अच्छा कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। जैसे हमारे पास एक कॉलॉइड है जिसे हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड कॉलॉइड। द फेरिक हाइड्रोक्साइड कॉलॉइड बाय डेफिनेशन इज अ पॉजिटिव कॉलॉइड। अब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि पॉजिटिव कॉलॉइड ही होगा, क्योंकि बनाने के मेथड पर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो सकते हैं। एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि अगर हम इसे इस तरीके से बनाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, बट मोस्टली ये पॉजिटिव कॉलॉइड होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आर्सेनिक सल्फाइड कॉलॉइड AS2S3 इज अ नेगेटिव कॉलॉइड। तो इसको नेगेटिव आयन कोऑगुलेट करेगा, इसको पॉजिटिव आयन कोऑगुलेट करेगा। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक सॉल्ट है Na3PO4, हमारे पास है CaSO4, हमारे पास है AlCl3। ठीक है, अब सबका सेम कंसंट्रेशन लिया, तो इन तीनों में से कौन सा फेरिक हाइड्रोक्साइड को सबसे इफेक्टिवली कोऑगुलेट करेगा और इन तीनों में से कौन सा आर्सेनिक सल्फाइड को सबसे इफेक्टिवली कोऑगुलेट करेगा? व्हिच वन? फेरिक हाइड्रोक्साइड को सबसे इफेक्टिवली कौन सा कोऑगुलेट करेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिव कॉलॉइड है, Na3PO4, क्योंकि PO4 3- है, और आर्सेनिक सल्फाइड को AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम पॉजिटिव है और आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव कॉलॉइड है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस बारे में? ठीक है, अब आ जाती है बात इन कॉलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन की। एक बात ध्यान रखना कि कॉलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इनके साथ नॉर्मल फिल्ट्रेशन वर्क नहीं करता। इनके साथ वर्क क्या करता है? डायलिसिस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस वर्ड सुना? ठीक है, तो जब हम डायलिसिस की बात करते हैं तो डायलिसिस बैग जो होता है उसके जो पोर साइज है उसमें से सॉल्यूशन निकल जाता है, मतलब ये डायलिसिस में से क्रिस्टलॉइड निकल जाते हैं, लेकिन कॉलॉइड्स नहीं निकल पाते। ठीक है, सो डायलिसिस इज यूज्ड टू सेपरेट क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कॉलॉइड्स। ठीक है, क्लियर? अब ऑब्वियसली जैसे तुम्हारे दिमाग में आया था वर्ड ब्लड डायलिसिस, तो ब्लड डायलिसिस का एक छोटा सा हम एक स्कीमेटिक डायग्राम की बात करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, स्कीमेटिक डायग्राम। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर में एक डायलिसिस बैग डाला जाता है। अब ऐसा नहीं होता वो, डायलिसिस बैग, ठीक है, यहां से कॉलॉइड इन होता है, यहां से आउट। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, देयर इज अ सॉल्यूशन इन इट। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्यूशन में है सॉल्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, ओके। अब जब ये ब्लड यहां पर आता है तो इस ब्लड के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। इन एडिशन टू दैट इसके अंदर है यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, इसके अंदर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा तो इस डायलिसिस बैग से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सॉल्ट्स, विटामिन्स, दे आर केपेबल ऑफ मूविंग आउट थ्रू इट। तो क्या किया हमने? बाहर भी उनका वही कंसंट्रेशन रख दिया, तो दोनों साइड उनका कंसंट्रेशन सेम है, तो इनकी तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बाहर यूरिया नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है,
तो नाइट्रोजन वेस्ट इसमें से बाहर निकलते चले जाएंगे. अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर कंसंट्रेशन कम है. So this blood which goes out will not be having those nitrogenous wastes. ठीक है, and so that is going to be separated out. तो ये काम करता है डायलिसिस. ठीक है, ओके. अब एक बड़ी मजेदार सी चीज देखो, जब हम कोलॉइड बनाते हैं तो कोलॉइड बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आयंस चाहिए. जब स्टार्च का कोलॉइड बनाया जाता है, अगर तुम कहीं पे देखोगे इसकी रेसिपी पहले मैंने कहीं देखी थी, तो क्या करते हैं, 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर एंड देन हाफ अ टीस्पून ऑफ स्टार्च पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट. अगर नमक नहीं डालोगे तो वो कोलॉइड नहीं बनेगा. तो आयंस आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड्स. अब पंगा क्या है, ज्यादा डाल दोगे तो कोगुलेट हो जाएगा. ठीक है. अब एक क्वेश्चन था कि इफ ऑल द एक्स्ट्रा आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कोलॉइड बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, मतलब किए जा रहे हो बाहर से डायल्यूट किए जा रहे हो, करे जा रहे हो डायलिसिस, सारे के सारे आयंस बाहर निकल जाएंगे. What will happen to the colloid? Will it become more stable? Will it become solution? Will it become suspension? Or no effect? Suspension बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, कोगुलेट हो जाएगा. समझे? ठीक है. और हाँ, there is something called electrodialysis also. मतलब कि इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं. इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, जो आयंस है उनको फास्ट मूव करवा देंगे. इन एडिशन टू द कंसंट्रेशन पोटेंशियल देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल. फास्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑस्मोसिस. एग्जैक्ट नॉट जा रहा है. 5 मिनट रुक जाओ. हाँ, so there is something called osmosis. ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन डिस्पर्स फेज मूव नहीं कर पाता. ऑस्मोसिस यही तो है. ठीक है. तो ऑस्मोसिस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट और कंसंट्रेट द कोलॉइड्स या डाइल्यूट द कोलॉइड्स. ठीक है. तो डिस्पर्जन मीडियम मूव कर जाता है, डिस्पर्स फेज मूव नहीं कर पाता, तो ऑस्मोसिस में वो होता है. ठीक. अब एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑस्मोसिस का उल्टा है, इन द सेंस कि इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स तो मूव कर पाते हैं, डिस्पर्जन मीडियम मूव नहीं कर पाता. इट डजंट अलाउ द डिस्पर्जन मीडियम टू मूव. ठीक है. अब वो कैसे होगा, यहां पर हमारे पास ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब के अंदर हम जेल बना देते हैं. जेल, यहां जेल है. अब ये जेल में जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स हैं उनको तो ब्लॉक कर दिया. ठीक है. अब कोलॉइडल पार्टिकल्स जब हम यहां पे करते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स चार्ज्ड है. ठीक है. अगर वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस. ठीक है. अगर वो एनोड की तरफ मूव करते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज कॉल्ड एनाफोरेसिस. ठीक है. इससे हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज पता चल जाता है. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है. इफेक्टिवली हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर समाप्त कर दिया.